आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो कई अच्छी बुरी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभा चुके हैं, लेकिन इस बार असल जिंदगी में जब वो एक नई भूमिका में आए तो बहुतों ने कहा कि वो ये दूसरों के निर्देशन पर कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये उनका अपना रास्ता है। इंडिया गेट कैसे उनकी जिंदगी में आया और क्या यही उनकी जिंदगी का सारांश है, सभी जरूरी सवाल जानेंगे। हमारे साथ हैं अनुपम खेर। आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल। अनुपम खेर के अभिनय का दम तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अनुपम का ये अंदाज पहली बार ही दिखा। कई फिल्मकारों और साहित्यकारों ने देश में माहौल खराब होने का आरोप लगाकर अपने अवार्ड लौटा दिए, तो अनुपम खेर की अगुवाई में कई बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया और देश को संदेश दिया कि माहौल एकदम सही है। शिमला में कश्मीरी पंडित पुष्करनाथ खेर के घर जन्मे अनुपम खेर 33 साल से फिल्मी पर्दे पर छाए हुए हैं। एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट अनुपम को बड़ी पहचान महेश भट्ट की फिल्म सारांश से मिली। इसमें 28 साल के अनुपम ने 60 साल के बूढ़े पिता का यादगार रोल किया था। चलिए, मैंने चुना आपको, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए। सारांश के बाद सुभाष घई की फिल्म कर्मा ने अनुपम खेर को नई ऊंचाई दी। डॉक्टर डैंग का 29 साल पुराना ये किरदार आज भी जहन में ताजा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? चाहे मुख्य अभिनेता का रोल हो या विलेन का, बाप का या दादा का किरदार, कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, अनुपम खेर हर रोल में खुद को फिट कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब मुंबई में संघर्ष कर रहे अनुपम को कई रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ी थी। अनुपम को 2 बार नेशनल अवार्ड और पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है। वो सेंसर बोर्ड और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुपम आज 2 वजहों से सुर्खियों में हैं: पैदल मार्च और प्रेम रतन धन पायो। ये पैदल मार्च पर तो बात होगी, लंबी बात होगी, पर बीच में प्रेम रतन धन पायो भी आ गई। बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई, बहुत कमाल की। कल मैंने फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं मेरी शुरुआत राजश्री प्रोडक्शन से ही हुई थी। सारांश भी राजश्री वालों ने बनाई थी, और फिर हम आपके हैं कौन और प्रेम रतन धन पायो। ऐसा सुनने में आया है कि पहला दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है 42 करोड़ के करीब। पर फिल्म बहुत अच्छी है, हिंदुस्तानी मूल्यों पर है, हिंदुस्तानी संस्कारों पर है। ऐसी फिल्में आजकल देखने को कम मिलती हैं। कहाँ फिल्मों को छोड़कर एक तरीके से 99 के चक्कर में पड़ गए और आपने ये जो छलांग लगाई है, ये तो मामला थम नहीं रहा है। यानी आप देखिए तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री गए, उससे पहले करीब 200 लेखकों ने वहाँ लिख कर दिया प्रधानमंत्री की, ब्रिटेन के डेविड कैमरन को, कि आई थिंक वो इंटॉलरेंस का मामला है, उस पर बात होनी चाहिए। तो आपने जो राग छेड़ा वो काफ़ी लंबा चल रहा है। सर, राग मैंने नहीं छेड़ा, आपने राग को छेड़ा। जो जिन लोगों ने राग छेड़ा वो मैंने सुना, क्या कहते हैं, बेसुरा लगा। तो मैंने एज एन ऑडियंस बैठ के बोला, भैया ये राग बेसुरा है, इसे तो जिनकी बातें आप कर रहे हैं या जिन्होंने ब्रिटेन में जो भी कुछ किया है वो उनका मौलिक अधिकार है, और जो मुझे सही लगता है वो मेरा मौलिक अधिकार है। ना वो गलत हैं ना मैं गलत हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप को कोई मुद्दा बुरा लगता है तो आप उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अगर आपको इनको कोई मुद्दा अच्छा लगता है तो इनको पूरा हक है कि वो उस पर टिप्पणी करें। देश ने, यही तो हमारे स्वतंत्र देश की खासियत है कि हर इंसान टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के बारे में बात कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, थोड़ा सा बदलाव आपके बातचीत में दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आप देखिए, आप पहले से कुछ सोच के आए हैं कि आपके बातचीत का रुख ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप मुझ में बदलाव ढूंढ रहे हैं
कि आपके रुख में बदलाव आया। दैट मीन्स यू हैव ए प्री कंसीव्ड फीलिंग दिबांग कि ये ऐसे हैं, अब मैं देखता हूँ ये बदले हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि मैं खाली कोरे कागज में आऊं, ये तो मैं बात आप जब मानते हैं। हाँ, तो कुछ मैंने आपके बारे आइडियाज में- हैं कि भाई ऐसे हैं ये, अब मैं देखता हूँ कि ये जो मैं सोचता हूँ वैसे हैं या बदले हैं। आप अगर कुछ कहते हैं वो मैंने पढ़ा है और उसी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी जी जी। अनीश कपूर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शर्मनाक बात कही है उन्होंने। एक हिंदुस्तानी जिसने पूरी ज़िंदगी लंदन में गुजारी है, लंदन में गुजार कर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी, वहाँ पर हमारे पूरे देश के वो मान हैं, और इस तरह की बात करना बहुत उन्हें शोभा नहीं देता है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री वहाँ पर दौरे पर गए हुए हैं। तो उनकी शख्सियत की मैं बुराई नहीं करता, मगर उनके जो इस टिप्पणी की मुझे लगता है मुझे तकलीफ़ पहुँची एज ए हिंदुस्तानी, एज ए पेट्रियाटिक इंडियन। आई एम श्योर ही मस्ट बी ऑल्सो पेट्रियाटिक इंडियन। इसमें जो ये जो हल्ला मच रहा था, उसमें जब आपने भी उसमें आवाज़ जोड़ी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आवाज़ हल्ले में जुड़ती है तो हल्ला और तेज़ी होता है। जी नहीं, हमारी तो आवाज़ जुड़नी चाहिए। कुछ लोग बात करें, आप क्योंकि चाहते हैं कि करोड़ों हल्ला ऐसे होना नहीं, चाहिए। करोड़ों ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो शायद अनुपम खेर की तरह नोन फेस नहीं है, मगर अगर हम इंडिया गेट पर गए थे ये सोच के कि 500 लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ था, और अगर 15,000 लोग जुड़े तो उन 15,000 लोगों का विचार भी रहा होगा। और अगर 27 सिटीज़ ऑफ हिंदुस्तान में ये मार्च किया गया तो उनके भी ये ख्यालात होंगे। हम कुछ गिने चुने लोगों से ही पूछते हैं ना कि भाई आपकी ये राय है, उसके मुकाबले में जो करोड़ों लोग ऐसा नहीं सोचते हैं उनकी राय भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं उनकी ज़बान बोल रहा हूँ जी। तो हल्ले में हल्ला, आप हल्ला नाम दे रहे हैं, मगर उनको जो दूसरे वाले हल्ला कर रहे हैं, चलिए आपने ये तो बोला कि वो भी हल्ला कर रहे हैं, तो चलिए अच्छा है, डेमोक्रेसी में तो ये अलाउड है कि 2 हल्ले हों तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आपने उस दिन एक बात कही, वो सुन लेते हैं। जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वो है फ्रीडम ऑफ टॉलरेंस। हमारे यहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे यहाँ है। हमारा देश महान है, हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को बंटवारे की कोशिश की जा रही है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। उनका अपना अंदाज है, उन्होंने अपना मौलिक अधिकार वापस किया है, मगर वो अपनी इनटॉलरेंस दिखा रहे हैं और वो देश की इनटॉलरेंस के बारे में बात करते हैं कि देश जो है बहुत ही उन्नति की ओर जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सब साथ में हैं। यहाँ पर आपने ये भी कहा कि किसी को इंटॉलरेंस पर बोलने का, भारत में इंटॉलरेंस पर बोलने का अधिकार नहीं है। आप उसको आज उस बयान को वापस लेते हैं या उसमें सुधार करना चाहेंगे? वो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो बोल देता हूँ, और अगर आपको लगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत था तो आप चाहेंगे तो मैं बयान वापस ले लूँगा। मैंने कहा नोबडी हैज़ द राइट टू टॉक अबाउट इंटॉलरेंस, नो इंडियन हैज़ द राइट टू टॉक अबाउट इन फॉरेन लैंड। अगर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो देश की बुराई करते हैं बार, तो इससे ज़्यादा टॉलरेंट बात और क्या हो सकती है। आज टेलीविजन पर प्रधानमंत्री जो बाइट आई थी उसमें ये विदेश वाली बात नहीं थी, ये अब उसको कह रहे हैं। नहीं, ये मैं कोई करेक्ट नहीं कर रहा। देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई बात जो नहीं लगी ठीक, मैंने इसलिए आपके जवाब देने से पहले बोल दिया कि अगर मुझे लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं बोल दूँगा। मैं हिंदी में सोचता हूँ और अगर कोई अंग्रेज़ी में सवाल करता है तो मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके मन में फिर अंग्रेज़ी में जवाब देता हूँ। आज मैं शायद ज़्यादा साफ तौर पे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका ये शो हिंदी में है। आगे बढ़े, एक और ये आप सुन लीजिए क्योंकि ये मुनव्वर राणा है। अनुपम खेर जो उसके लीडर थे वही साहित्यकार नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि वो बेचारे एक ऐसी पत्नी के शौहर हैं जो एमपी भी हैं। ट्वीट किया था अनुपम खेर जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है लेकिन हम गए नहीं हैं। तो या तो वो गलत कह रहे हैं या वो किसी और वजह से कह रहे हैं, आई डोंट नो। पीएमओ से जो मेरा फ़ोन आया था उसमें यही मेरी बात हुई थी कि और कुछ साहित्यकारों को आप बुला लें और उसके साथ आप हमें भी बुला लीजिए। तो बल्कि पीएमओ ने ये कहा था कि नहीं, कल शाम को वो फ्री हैं
प्रधानमंत्री जी, और अगर आप चाहें तो 4:30 बजे आ जाएं। तो मैंने यही कहा था कि नहीं, अकेले मेरा मिलना मुनासिब नहीं है, ऐसे वो जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो अब तो जो भी बुलावा आना है वो उसी तरफ से आएगा। मुनव्वर राना साहब का मैंने ज़्यादा काम पढ़ा नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर इनको अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छा लेखक होंगे। मगर इन्होंने एडमिट किया कि मुझे बुलावा आया था, 4:30 बजे का टाइम भी दिया था, 4:30 बजे का उनको टाइम दिया था प्रधानमंत्री ने, और इन्होंने कहा कि नहीं बाकी लोगों को बुलाएंगे तो जाएंगे। तो इनकी 3 बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले उन्होंने बोला कि नहीं बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि बुलाया, फिर मैंने कहा कि मैं बाकी लोगों के साथ जाऊँगा, यही देख के बोल रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि 4:30 बजे बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि अब बुलावा आएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि असली बात क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं तो सरकार बहुत परेशानी में थी। ऐसे में सरकार को एक फ्रंट खोलना था। अच्छा, क्योंकि आपकी पत्नी बीजेपी से सांसद है तो उन्होंने आपको यूज़ कर लिया, ऐसा एक आम जनता में परसेप्शन है। इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं उनको दोष नहीं देता ऐसा सोचने के लिए, बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई काम करना चाह रहा है तो इसमें एक ये बात जोड़ दो कि इसके पीछे कोई मंशा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे कोई बात है। तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि वो इस बात को लेके चलेंगे। बल्कि अब यहाँ पर गीता तो है नहीं, तो मैं गीता पर हाथ रख के कह देता कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही बात होती तो मैं बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता, मुझे कौन रोक सकता है बीजेपी ज्वाइन करने के पहले। मेरा सच सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने वापस अवार्ड किया है, मैंने तो नहीं कहा कि इनको कांग्रेस ने भेजा है। मैंने ये कहा बल्कि कि इनमें से 70% लोगों ने जिन्होंने अवार्ड वापस किया था, उन्होंने इलेक्शन से पहले एक पिटीशन साइन किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था हमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, बहुमत से बन गए। तो अगर मुझे मेरा प्राइम मिनिस्टर अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं है वो किसी भी पार्टी का है। कल को राहुल जी कोई अच्छा काम करके दिखा दें, मैं उनकी तारीफ करना शुरू कर दूंगा। अनुपम जी, क्या ये बात सही है कि इस रैली को आरएसएस से जो बीजेपी में आए जनरल सेक्रेटरी हैं रामलाल जी, उन्होंने आयोजित करवाया? जी नहीं। इसका खर्चा किसने उठाया? मैंने खुद। क्या सिर्फ वो आप तो अगुवाई कर रहे थे, सारी तैयारी उनके द्वारा की गई, पार्टी के द्वारा की गई, आरएसएस के लोगों द्वारा की गई? पहली बात तो आप मेरा एयरफेयर, मेरा होटल का खर्चा सब जगह चेक कर सकते हैं। मैं जिस होटल में ठहरा था उसका नाम इम्पीरियल है, मैं जेट एयरवेज से गया था, ये दोनों के खर्चे मैंने खुद दिए थे। दूसरी बात, अगर ये किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया होता तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज मार्च होता, एक मंच होता, लोग बाग आपस में शामियाने लगे होते। उधर तो हम तो 500 लोगों की तैयारी में गए थे, और 500 लोगों की तैयारी में वहाँ पर अगर 15,000 लोग आ गए और धक्के मुक्के हुए तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। जब मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख पढ़ा जो हिंदुस्तान की टॉलरेंस के बारे में था या हिंदुस्तान की इंटॉलरेंस के बारे में था, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई और मुझे लगा कि अगर कुछ लोग इस पहलू को लेकर आ रहे हैं तो कुछ लोगों को इस पहलू पर ये वॉर जो है या ये जो बातचीत है ये सोशल मीडिया पर नहीं रह जानी चाहिए। ये हर चीज़ का हमने अपना अन्ना आंदोलन से आज एक पॉलिटिकल पार्टी निकल आई है। अब मैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, ये आपका स्वतः किया हुआ था और खर्चा आपने अपना स्वयं उठाया, और बाकी लोगों का किसने उठाया? बाकी लोगों ने, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में मैंने किसी से इस बार की तहकीकात नहीं की कि आपको किसने खर्चा दिया है, उसकी जानकारी आपको नहीं? मुझे नहीं जी। मैं पहली बात तो मुझे आपका ये प्रोटेस्ट समझ में नहीं आया, इन द सेंस कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो खुद प्रोटेस्टर्स हैं और वो प्राइवेट सिटीजन्स हैं। उनके खिलाफ नहीं कर रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, आप प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि यार ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि आपका जो लॉजिक है कि इंटॉलरेंस हमेशा से रहा है और आपने तब कुछ नहीं किया, आज कह रहे हैं। तो अगर हम 2011 की बात करें और एंटी करप्शन मूवमेंट जिसके आप हिस्सा रहे हैं, तो करप्शन पहले भी था, तो उन लोगों से आपने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? अगर हम 2012 की बात करें तो निर्भया की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पहले भी था, तो अब तब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपने ये नहीं पूछा। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच जो आप कह रहे हैं, एट सम लेवल ये सेलेक्टिव टारगेटिंग भी है कि आज कोई प्रोटेस्ट ना करे। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो जुड़ा हुआ है इसके साथ कि अराउंड 75 साहित्यकारों ने अपने अपने अवार्ड्स वापस किए। अगर आप उनके अगेंस्ट कह रहे हैं कि नहीं वो जो इंटॉलरेंस है वो गलत है, वो जो बता रहे हैं वो गलत है,
तो वो जो प्रोटेस्ट मार्च जो करते हैं, उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया है। इट मीन्स अ लॉट टू एनी आर्टिस्ट। जब उसके अगेंस्ट जब आप एक प्रोटेस्ट मार्च करते हैं तो आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको 3 ही लोग मिलते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, दैट इज़ अभिजीत, दैट इज़ मधुर भंडारकर आप। ये तो बिल्कुल नहीं था कि उनके खिलाफ था, तो अगर उन्होंने वापस किया और पहले वापस क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लर्क के बेटा था, आज मेरे पास गाड़ी है, सभी, तो देयर इज़ नो एंड टू दैट। तो आपने करप्शन पे क्यों प्रोटेस्ट किया, जबकि करप्शन हमेशा से थी? आपने क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे क्यों प्रोटेस्ट किया, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो हमेशा से थी? बिकॉज एक मंच मिला, एक आदमी जिसका नाम अन्ना हजारे था, उसमें करेज था कि वो जाकर जंतर मंतर पे बैठे और इस बारे में बात करे, तो उस मंच को ज्वाइन करना चाहा। अगर किसी साहित्यकार को वो मंच आज मिलता है कि इंटॉलरेंस के अगेंस्ट विरुद्ध बात करे, तो क्योंकि उसने पहले बात नहीं की तो वो जिंदगी में कभी नहीं कह सकता, ये कौन सा लॉजिक है? और मेरा सवाल पूछना इसमें क्या गलत है? क्यों नहीं बोल सकते आप उनकी? मैं लॉजिकली मैं आगे कर रहा हूं आपके साथ कि इस सवाल का मतलब क्या है? सर, जब देश के बारे में बात होती है तो लॉजिक से बात नहीं होती है, पैशन से बात होती है, दिल से बात होती है। तो पैशन होना नहीं चाहिए इंटॉलरेंस के खिलाफ, अगर कोई कहना चाहे कुछ? बिल्कुल होना चाहिए, पैशन बिल्कुल होना चाहिए। मगर मैं अगर नयनतारा जी, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं ये कुछ छुपा फिगर बात नहीं करना चाहता। 84 राइट्स हुए थे, उनको 86 में मिला था साहित्यकार अवार्ड। 86 से लेकर 2014 तक उनको कभी ध्यान ही नहीं आया कि ये हुआ होना चाहिए। 1947 से लेकर 2012 तक किसी को ध्यान नहीं आया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस दिन भी ध्यान नहीं आना चाहिए किसी को? बिल्कुल आना चाहिए। बट थैंक गॉड टू सोशल मीडिया, थैंक गॉड टू ट्विटर, थैंक गॉड टू फेसबुक कि आज एक मोबिलाइजेशन हो सकता है। सात्र ने जब अपना नोबेल पुरस्कार लौटाया था तो दिगाल ने कहा था कि इनको सलाह दी गई कि इनको गिरफ्तार कर लो, तो उन्होंने कहा हम लोग फ्रांस को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो लेखक साहित्यकार जो है वो आत्मा थी। आप अपने ही बंधुओं के खिलाफ खड़े होकर एक सरकारी दबाव क्यों डाल रहे थे? क्यों आपको ऐसी ज़रूरत महसूस पड़ी कि जो तंत्र था उसको आपको अपनी तरफ करना पड़ा, जिसमें आपको ये भी मालूम नहीं है कि आपका साथ जो लोग थे वो कौन थे, जिन्होंने अपना हिसाब किताब आप नहीं बताना चाहते, अपना बता रहे हैं। आपकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है, आपकी कलाकार होने पे भी किसी को शक नहीं है, आप एक बड़े कलाकार हैं, लेकिन आपने दबाव की राजनीति क्यों की? देखिए, चूंकि आपने ऐसा बोला, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये सत्य है। आप कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति है, तो ये आपने किसी ने भी वापस नहीं लिया, किसने भी वापस नहीं किया ना। हाँ, तो ये एक तरीके से आपसे भयभीत हो गए लोग बाग कि भाई ये आदमी जो है ये सरकारी अधिकारी की भाषा बोल रहा है और ये उन्हीं का बंदा है, हम लोग चुपचाप हो जाएं, क्योंकि आपने अपने लोगों की आवाज खत्म की, दबाव डाला आपने बहुत बुरी तरह से। कि आप मुझे ताकतवर जितना समझ रहे हैं, मैं शायद उतना हूँ, मैं चाहूँगा, मगर मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मेरी वजह से लोगों ने वापस बंद कर दिए। एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रणाली है कि अगर मुझे आपसे या आपसे कोई शिकायत है और मुझे आपसे या इनसे किसी से भी शिकायत है, मैं इनको अप्रोच करूंगा, भाई मुझे आपसे ये शिकायत है, मैं आपसे टाइम चाहता हूं, आप मुझे बताइए आपकी शिकायत क्या है। अगर वो लोग सरकार को अप्रोच करते, जैसा कि एक कार्यप्रणाली, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी भी एक इंडिविजुअल ने या किसी भी समूह ने प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को बोला कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, इस देश में बहुत ही वातावरण बहुत बिगड़ चुका है, पर हम आपसे मिलना चाहते हैं? और अगर प्रधानमंत्री ये बोलते कि जी मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं तो बड़ा एरोगेंट किस्म का आदमी हूँ, मैं क्यों मिलूँ आपसे, आप क्या हैं, साहित्यकार हैं, तो मुझे लगता कि यार नेक्स्ट स्टेप जो है ये लीजिए, अपना अवार्ड अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए, आप में टॉलरेंस नहीं है। पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने टाइम लिया प्रेसिडेंट साहब से, हमने ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, और अगर मैंने अप्रोच किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो ये दिस इज प्रजातंत्र। आप ये जो कह रहे हैं कि अवार्ड, क्या आपको लगता है वापस करना एक तरीका नहीं है? इसका कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला हुआ था, तब 22 मई 1919 को जब रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला, उन्होंने कहा कि सरकार में नैतिकता होनी चाहिए, सरकार ताकतवर होती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसको उदार होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपना नाइटहुड
वापस किया था। मैं कोई पैरेलल नहीं बता रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि एक सम्मान तब- को लौटाना भी एक तरीके का प्रोटेस्ट है। तब मकसद सिर्फ आज़ादी था। जी। तब बहुत सारे लोग जो बने हमारे, वो आज़ादी थी। हाँ? जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्राइज लौटाया था, तब वही भाषा जो आप आज प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट पे लिया, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को सुनाई गई थी और उनके बारे में कहा गया था। मेरी तुलना आप अंग्रेज़ों से करें, ये आप मेरा मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया। अनुपम जी, इसमें आप कुल मिलाकर अगर मैं आपसे संक्षेप में पूछूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा हक है और ये मेरा धर्म है और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक तबका सोचता है कि देश जो है इंटॉलरेंस से जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सड़कों पर टैंक चल रहे हैं, आर्मी घूम रही है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि डर का एटमॉस्फेयर है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इंटॉलरेंस है, पर इसका प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारे देश में इंटॉलरेंस मुद्दों को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ लोगों को फजूल के बयान नहीं देने चाहिए, जिस तरह कांग्रेस के कुछ लोगों को फजूल के बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है जब वो योगी आदित्यनाथ कुछ इस तरह की बात करते हैं। वो बिल्कुल गलत है जब कोई दूसरा धर्म के नाम पर कोई इस तरह की बात करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर लुब्बे लबाब ये है कि सर, पूरा हमारा देश सबसे ज़्यादा टॉलरेंट देश है पूरे वर्ल्ड में, ये मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस है, बीजेपी के लोग जो कहते हैं उनको बयान नहीं देने चाहिए, कांग्रेस वालों को भी नहीं बयान देने चाहिए, लेकिन इसका प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसका कहा देश नहीं, हाँ बिल्कुल कहा मैंने उसका। पर मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि नारायण मूर्ति हैं जो लगातार मोदी जी की तारीफ करते रहे थे, आरबीआई के गवर्नर हैं, लगातार राजन साहब बोल रहे हैं, राष्ट्रपति स्वयं हैं, इन लोग तो लगातार बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने लगातार इस बात को ही बोल रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री से शाहरुख खान है, उन्होंने भी कहा इस बात को। क्या आपको लगता है कि ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये गलत है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं इन लोगों की कदर करता हूँ, बिकॉज इन लोगों ने कोई पहले इलेक्शन से पहले एक पिटीशन साइन नहीं किया था, इनको हक है बोलने का। मगर आपने मुझे उन लोगों के नाम नहीं गिनवाए जो कहते हैं कि देश टॉलरेंट है। ऐसे बड़े लोगों के नाम नहीं गिनवाए, वो भी गिनवा दीजिए तो मुझे लगेगा कि चलिए। जहाँ तक राष्ट्रपति जी की बात है, राष्ट्रपति जी को पास में अपना जब समुदाय लेकर गए थे तो उन्होंने खुद कहा था, आई कैन नॉट कोट हिम रॉन्ग, उन्होंने कहा था अवार्ड जो हैं, नेशनल अवार्ड जो हैं, वो देश देता है, गवर्नमेंट नहीं देती है। तो ये तो उनके बिल्कुल मुख से ये शब्द निकले थे और ये बोला था उन्होंने। तो ये भी तो एक उनका बयान है। इस बयान पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? अगर देश का कंसर्न्ड इंसान देश के बारे में बात नहीं करेगा, अच्छी बात भी करनी चाहिए, बुरी बात भी करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो शाहरुख खान कहते हैं और जो हाफिज सईद कहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। शाहरुख खान के लिए जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, उस पर आप क्या कहना? पहली बात तो जब शाहरुख खान के बारे में योगी आदित्यनाथ ने बोला था, मेरा इमीडिएटली 15 मिनट बाद आप मेरा वो ट्वीट पढ़ लीजिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी सरकार को गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। और इस तरह के लोगों को उनको या तो चुप करा देना चाहिए या उनको सत्ता से बोलना चाहिए कि आप इस तरह के काबिल नहीं हैं। बिल्कुल, ये इसमें कौन बेवकूफ़ आदमी बोल सकता है कि इन्होंने सही बोला है? गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। प्रॉब्लम पता क्या है? आप ओवैसी की स्पीच पढ़ लीजिए जो बोलता है कि सुनता है कि 15 मिनट के अंदर आप हमें जगह दे दीजिए, हम सारे ख़त्म कर देंगे, क्या कर देंगे। वो क्या है? आज़ादी है उसको बोलने की हिंदुस्तान में। एक तो आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इस बारे में उन पर केस भी चल रहा है, तो अगर ऐसी बात करेंगे तो इन लोगों पे भी केस करने चाहिए, ठिकाने लगाएगा। नहीं, इन लोगों पर भी केस होने चाहिए, योगी आदित्यनाथ पर भी केस होना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है कि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटे। ये तो बिल्कुल सही बात है। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, उन पर केस होना चाहिए? नहीं, मैं इंडिविजुअली नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसका पढ़ा और सुना मैंने उसका,
इसलिए मैं उन पर बात कर सकता हूँ। इंडिविजुअली मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता लोगों को कि उनके केस होना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान पर क्या कहा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ? नहीं, मुझे योगी आदित्यनाथ, देखिए सर, आप पत्रकार हैं, आपका काम है 24 घंटे पत्रकारिता करना। मेरा काम 24 घंटे पत्रकारिता करना नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मैं फिल्मों में काम करता हूँ, हर चीज़ पर मुझे बयान देना ज़रूरी नहीं है। मगर जो मुझे लगा, जिसके लिए बारे में मुझे लगा, वो मैंने उसका जवाब दिया। अब हर किसी इंसान को मैं सर्टिफिकेट बांटता नहीं फिरूंगा, क्योंकि ना वो ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो उन्होंने भी गलत कहा है। बट अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह साहब ने पार्लियामेंट की एक अपनी पार्लियामेंटेरियन को बोला कि बड़ा टंच माल है। क्या मैडम, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह के इस टिप्पणी को आपको कैसा लगा? चलिए अनुपम जी, नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आप नेताओं की बात कर रहे हैं। आप शो करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आपका शो मैं देखता हूं, आप वहां सवाल पूछते हैं। ये शो मेरा है, मुझे शो को कर लेने दीजिए। दिग्विजय सिंह ने इस बात का जवाब दिया हुआ है, मैंने उनसे पूछा हुआ है ये सवाल। क्या बोला उन्होंने? मैं जानना चाहता हूँ ना, देश भी जानना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, वो YouTube पर है, आप उसको देख सकते हैं। जिकमो जी, आप पूछिए अपना सवाल। लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका क्या होता है? मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, सॉरी, मेरा कोई आपके बच्चे हैं? जी हाँ, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपका बेटा या आपकी बेटी, दिमाग साहब, आई नो, जस्ट वन सेकंड, ये शो मेरा है सर, इसका नाम अनुपम खेर शो नहीं है सर। अरे सर, पर आपने मुझे तो बुलाया है। दिमाग साहब, आपसे आपका शो कोई नहीं ले सकता। आप बहुत सालों से पत्रकार है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके विचारों को मैं अच्छा करता हूँ। बट कभी कभी कुछ चीजें समझाने के लिए एक सवाल पूछना जरूरी होता है। दर्द अगर बहुत बढ़ जाए तो बिना बात के भी लोग चले जाते हैं। चले, आपको ठीक लगेगा कि आप अपने? तो कैसे लगेगा? ठीक नहीं लगेगा। मैं तो कोशिश करूंगी कि निपट जाए मामला और मैं समझाऊं, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं। यही मेरा कहने का मतलब है। तो आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए नरेंद्र मोदी, अगर वही वापस कर रहे हैं तो कोई उनका एजेंडा है? आपको नहीं लगता? नहीं, क्यों? कोई भी कह सकता है नरेंद्र मोदी मुझे पसंद नहीं है, ये कहना गलत है क्या? कर चुके हैं। नहीं, हम सिर्फ इस मामले कह रही है, वो समन्वय की कर रही हैं कि समन्वय कैसा हो उसके बारे में ये समझना चाह रही है। पर मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ अनुपम जी, क्यों लोग आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि अनुपम खेर जो कर रहे हैं वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं, अनुपम खेर आगे अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं इसलिए ये कर रहे हैं, ये इनका फ्यूचर कैरियर बनाने की एक कोशिश? बिकॉज और कोई वो दलील देना नहीं चाहते और वो नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने आपका विरोध करने का सोच लिया है या नहीं सोचा है, उनको अगर लगता है कि मैं ये बात जो बोल रहे हैं मुझे सही नहीं लग रहा है, उनको कोई ना कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। क्या आज इस शो पर आप कहेंगे कि कोई राज्यसभा का नॉमिनेशन, कोई पद्म भूषण पद्म विभूषण या कोई पद जब तक ये मोदी सरकार है मैं नहीं लूंगा, ताकि लोग ये ना कहें कि आपने ये सब इसलिए किया था ये पाने के लिए? क्या ये आप कह सकते हैं? दैट मींस आपको ऐसा लगता है कि जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिलते हैं वो सरकार की चमचागिरी से मिलते हैं, कि सरकार के लिए रोष निकाल के प्रदर्शन से मिलते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे कल को पद्म विभूषण या पद्म भूषण मिला, वो मुझे क्या सिर्फ इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ झंडा लेकर खड़ा हूं? क्या मुझे मेरी काबिलियत के लिए मिला? पर जहां तक राज्यसभा की बात है, मैं नहीं चाहूंगा। पर जहां तक आप मेरे मान की बात कर रहे हैं, मुझे सम्मान की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स मुझे मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मैंने काम अच्छा किया तो मुझे जरूर मिलना चाहिए। क्या सरकार की तरफ से कोई पद आप स्वीकार करेंगे? आप पहले एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, आप सेंसर बोर्ड के चीफ रह चुके हैं, क्या ऐसा कोई पद मिलेगा तो क्या आप स्वीकार करेंगे? सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मुझे एनएफडीसी के चेयरमैन की ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया था आज से 8 महीने पहले कि जी एनएफडीसी का नया चेयरमैन चाहिए, क्या आप करना चाहेंगे? वो मैसेज भी आपको मैं दिखा सकता हूं जिसमें मैंने कहा था मुझे नहीं करना है। बट जहां तक आप पद्म भूषण और पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं, वो मुझे काबिलियत के लिए अगर मुझे सरकार देगी मैं सर आंखों पर लूंगा। आपने जो दिल्ली में मार्च निकाला, अब वो मार्च वहीं आपकी मुहिम वहीं थम गई है कि आपकी कोई भविष्य में ये विरोध पर और कोई रणनीति है? मैं है तो क्या है? खत लिखने की सोच रहा हूँ, ओपन लेटर नहीं, एक खत, बिकॉज ओपन लेटर भी अभी फैशन हो गया है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ताकि जो चीज़ें मुझे लगता है कि प्रेजेंट सरकार को करनी चाहिए उसके बारे में, या उनको क्या कमज़ोरियां हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैंने एक बात बढ़ाई है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो खत देश के नाम होगा, प्रधानमंत्री के नाम होगा, बीजेपी के नाम होगा, पार्टी के नाम होगा? बिल्कुल, ताकि ये मिथ्या लोगों के मन से निकल जाए कि जी
ये आदमी तो बीजेपी की बात करता है। मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है, सेकंड ड्राफ्ट लिखा है, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे ही निकल के आ जाएगा, बिकॉज आई हैव टू राइट इट। मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं और मैं अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ और हिंदी में मैं लिख नहीं पाता हूँ। अच्छा खत होगा, उसमें ये बात भी होगी जो दिबांग साहब आपने कही कि इस तरह के लोगों को मत, इस तरह के लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह की धर्म के नाम पर इस तरह की बात करते हैं। हम भी धर्म वरम 2015 में है यार, अभी सब लोग साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। क्या आप 4 लोगों को लेकर खड़े हो गए हैं? सर मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत सभ्य अपने आप को समझता हूँ, गुंडा किस्म का आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ। धार्मिक असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष न होना इस देश में किसी भी देशभक्त के लिए बड़ा अपराध है। आप इससे सहमत हैं? शाहरुख खान ने कही है ये बात। हाँ, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनको जो अब बुलाया जा रहा है ईडी में, वो इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपकी क्या राय है इस पर? मैं इस पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ूंगा कि कांग्रेस शाहरुख जी के बारे में क्या कह रही है? मुझे क्या लेना देना? मैं तो ना उनका नुमाइंदा हूँ ना इनका नुमाइंदा हूँ, मैं क्यों इस बारे में बात करूंगा? आजकल ये दिखाई पड़ रहा है कि जब कोई भी ओपिनियन कोई व्यक्ति देता है तो उस पर अब्यूज़ होता है, उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, उनको एंटी मोदी कहा जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसका प्रमाण थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा लगता है आपको? और ऐसा होना चाहिए? मैं तो इसका जब से मार्च निकाला मैं इसका विक्टिम हूँ, और ये सिर्फ एंटी मोदी नहीं है, एंटी कांग्रेस भी लिखते हैं। भैया सेटअप हो, ये सेल्स बन चुके हैं, ट्विटर सेल्स बन चुके हैं, लोग उसमें बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे किसी की हालत ख़राब करनी है। मेरी फिल्मों के पोस्टर निकाले जा रहे हैं, और जो मैंने जिस फिल्म के लिए मुझे बेस्ट एक्टर या बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है, उसके बारे में नीचे कैप्शन लिखा जा रहा है, बिहार इलेक्शन के बाद अनुपम खेर का क्या हाल। क्या अनुपम खेर अब बीबीसी के किसी बंदे को जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मुझे इमीडिएटली बोला कि आप लोगों ने भक्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर इमीडिएटली बोलते हैं मोदी भक्त है। आपने एक तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया है फिल्म इंडस्ट्री में, नंबर 1, और दूसरा आपके बहाने वो फिल्म इंडस्ट्री जो कि शायद पूरे देश में एक संदेश देने के लिए जानी जाती हो एकता का, वो अपने आप में 2 भागों में बंटती जा रही है। हर प्रोफेशन 2 भागों में बंट गया है, पत्रकारिता 2 भागों में बंटी है। ये तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आप कह रहे हैं वो अच्छी बात है, उसमें क्या बुरी बात है? सर मेरे दादाजी ने बहुत साल पहले एक बात कही थी, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो सर क्या मतलब, नहीं देंगे काम, यही है ना। बट ये मैं अपने साथ जीना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू लिव विद माई सेल्फ एंड विद प्योर कॉन्शियस। कभी कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल करके जो आपको महसूस करें उसके बारे में बात करना जरूरी है। बट अगर अब हम ये है कि अगर इस बात से मुझे काम नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा काम चाहिए ही नहीं। जब आप इस पर अपना हल्ला करते हैं तब आप सवाल करते हैं कि आपने तब क्यों नहीं किया था कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे थे। इतने इमोटिव इश्यूज को आप लाते हैं अपने हथियार के तौर पर, क्या आपका अपने जज्बात के तौर पर? चलिए अपने जज्बात के तौर पर, हथियार के तौर पर नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं जिस तरह से आप करते हो, अगर आपके गेस्ट अगर आपसे ऐसे ही इंटरप्ट करने लगे आपके शो में, आपसे शो छोड़ के चले जाएं मुझे लगता है। अरे नहीं सर, सर तो सुन लीजिए, बहुत टॉलरेंस है उनमें भी और मुझ में भी। आप सुन लीजिए, मतलब आप खुद कहते हैं कि ट्रेन ऑफ थॉट को डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं। मैं तो शब्द आपने इस्तेमाल किया। तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या आप ये भावना से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें आपके पास बल नहीं है, या आप उसको इस्तेमाल करते ही इसलिए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उसमें वजन आए? नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ना मैं इस वजह से इस्तेमाल करता हूँ ना मैं उस वजह से इस्तेमाल करता हूँ। अगर आज आपको लग रहा है देश में इंटॉलरेंस नहीं है, तो आपने कितनी बार बोला कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जिन लोगों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया, उनकी माँओं के साथ, उनकी बहनों के साथ लगातार बलात्कार, मार पीट, उनको घरों से खदेड़ कर अपने घर में, अपने ही शहर में, अपने देश में शरणार्थी बना, कितनी बार आपने बात की 84 के मैसेकर में? तो ये सच है। आपने कितनी बार बात की? आप उठा लीजिए 1993 का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों का यूट्यूब पर है, आप देख लीजिए। आपने क्या किया उनके लिए? आप अपनी फिल्में बनाते रहे, आप तो कभी भी आप इंडिया क्या गेट, कर रहे हैं? सर आप भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना। आपको मालूम है कि पहला मसाकर कब हुआ था हिंदुओं का कश्मीर में?
सब मुझे सब मालूम है सर। बताइए कब हुआ था? नहीं, मैं इस जनरल नॉलेज के टेस्ट के लिए नहीं यहाँ पे। सवाल पूछते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जनरल नॉलेज के टेस्ट पे नहीं आया। संग्रामपुरा में हुआ था जी, 21 मार्च को हुआ था जी, 97 में हुआ था जी। वो परिवार अब एक छोटे से फ्लैट में रहता है जी। जिनके पिताजी मारे गए थे, उनका दोस्त उसमें मारा गया था 7 लोगों में जी। उस दोस्त ने कहा तुम मेरी बहनों का ख्याल रखना। मैंने उनसे पूछा आपने बहनों का ख्याल रखा? उनमें से आज अभी भी मैं बात करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनमें से एक बहन से उसने शादी की। शिवपुरा में वो छोटे से फ्लैट में रहते हैं जो मुफ्ती सरकार ने बनाया। सर मैं बोल रहा हूं, मैं आई फील इमोशनल व्हेन आई स्पीक अबाउट देम। तो आप अगर ऐसे बहुत हल्के से पूछ देते हैं, आप बताइए आपने क्या किया? उस लड़के को मैं 12 साल बाद गांव ले गया एंड मैं आपको बता रहा हूं पत्ते की तरह कांप रहा था वो। उसका घर खत्म था। पहली बार वो अपने पड़ोसियों से मिला, गले मिलके उन लोग रोए। वो मंजर देखा हुआ है। दिबांग साहब, मैं आपके जज्बात को सल्यूट करता हूं क्योंकि आपकी आंखें नम हो गई हैं बात करते करते, और आपने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी आपकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। तो अगर वो सत्य है और आपने एक परिवार को देखा, मैंने 50 हज़ारों परिवार को ऐसा देखा, तो मेरा दुख और मेरी तकलीफ उतनी ही भयावह है जितनी आपकी संवेदनशीलता है। मेरी जो मामी थी वो पागल हो गई हैं बिकॉज उसने नया नया घर बनाया था। पूरे पूंजी 15-20 साल की इकट्ठे करके उसने रामबाग में एक घर बनाया था। बहुत खुश थी। उसको लेटर आया कि भाई ये घर खाली कर दो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं चाहे कुछ भी रहूंगा, मैं अपने कश्मीर में रहूंगी। तो 5 दिन बाद एक पड़ोसी पंडित का सिर कटा हुआ उसके आंगन में पड़ा हुआ था, और वो जितना भी एक फिएट कार में सामान डाल सकती थी अपने हस्बैंड के साथ, और वो निकल गई। एंड टुडे शी इज लिटिल इम्बैलेंस्ड। सो मैं पूरे देशवासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी कभी जिस तरह से कोई आदमी रिएक्ट करता है उसको उसके जज्बे में कोई इंटरप्रिटेशन मत डालिए। बस सिंपल सा मेरा ये कहना है। चलिए, आपके एक मित्र हैं, मित्र क्या है आपके, इन्होंने आपको बहुत बड़ी ब्रेक दी है, वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने विदेश में यूके में ये कहा कि हिंदुस्तान बुद्ध और गांधी का मुल्क है, और मुझे लगता है कि ये अवसर तुम्हारे पास है कि अब तुम उनकी इस बात को खड़ा करके दिखाओ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब ये टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का एक विवाद चल रहा था, तुम्हें एक ब्रिज का काम करना चाहिए। तुम्हें एक डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए जिससे दो जो ग्रुप्स हैं उनमें एक बातचीत के ज़रिए आपसी भाईचारा बढ़े। क्योंकि ऐसी क्या बात घट गई है कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। दांत अगर ज़बान काट ले तो कोई अपने दांत नहीं तोड़ देता। दोनों हमारे ही हैं, और जब तक हम ये सच्चाई को समझेंगे नहीं, चैन और अमन से जीना नामुमकिन है। फैंटास्टिक, आई थिंक बहुत अच्छा बोले। कुछ भी हो सकता प्ले जो है मेरे जीवनी पर आधारित है कि इफ़ लाइफ इज़ ए बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज़ माई कृष्ण। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। हो सकता है इसका परिणाम इस तरह से निकले कि मैं ये एक ब्रिज बन जाए। भट्ट साहब ने मुझे ये भी कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अपने वचन के और अपने शब्दों के बहुत सटीक इंसान हैं कहते हैं। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था जब हम उनसे मिलने गए थे कि जब दंगे हुए थे तब चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन करके कहा था कि भट्ट साहब आप उन सब लोगों को लेकर आओ जो इस बात से परेशान हैं और जो इस बात से डरे हुए हैं। और भट्ट साहब ने उन सब लोगों को इन कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर वो उनके पास नहीं गए। ये जो कश्मीरी पंडितों की बात होती है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को उनके पूर्वजों की धरती पर सम्मान और सुरक्षा से लौटाएंगे, उनकी आजीविका का भी इंतज़ाम होगा। आप क्यों नहीं इस पर हल्ला करते, क्यों नहीं पूछते सरकार से? दोनों जगह इस समय बीजेपी की सरकारें हैं। मेरी पूरी कोशिश है। मुझे लगता है कि ये मामला जो कश्मीरी पंडितों का वैसे का वैसा ही है। नई नई सरकारें आई, नई नई सरकारें चली गई, मगर इनका अभी कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रेस के तौर पर, क्या आपने इस पर कुछ किया है? जी जी, मैंने उनसे बातचीत की है, उनको बोला है कि क्या है, क्या कहा उन्होंने? हम कोशिश कर रहे हैं।
जो आज से 25 साल पहले बाकी सरकारों ने कहा। तो क्या आपको लगता है कि ये भी जुमला बन गया है? पॉलिटिक्स में तो सब गेम्स खेलते हैं लोग। इस सरकार भी खेलती होंगी और पहले की सरकार भी खेलती होंगी। मैं किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं। अवार्ड वापसी को लेकर जो दरार पड़ गई है बॉलीवुड में, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ऐसा क्लियरली डिवीजन दिख रहा है। तो जैसा महेश जी ने बोला, इस दरार को साधने के लिए क्या आप पहल करेंगे? भट्ट साहब लीडर हैं, वो उनकी बात बहुत सब सुनते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उनके भाई मुकेश भट्ट जो हैं वो चेयरमैन हैं गिल्ड के। लेट भट्ट साहब टेक ए स्टैंड ऑन दैट। उनको बोलना चाहिए, मैं उस स्टैंड में उनके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि आज जो हमारे देश में जो गुस्सा जो है, ये सीडो सेक्युलरिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ जो गुस्सा ज़बरदस्त है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो इसलिए है कि जो लोग खुद को सेक्युलर समझते हैं, प्रोग्रेसिव समझते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जिसके वजह से गुस्सा पहले भी था, लेकिन आज ये गुस्सा अभी उभर के बाहर आ रहा है। बालाजी, आपके सवाल में आपका जवाब है। मेरे ख्याल से आज भी कश्मीरी पंडित वैली में रहते हैं। हाँ, और भाईचारे से रहते हैं। भाईचारे से क्या, कहाँ पर रहते हैं भाईचारे से? कश्मीर वैली में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मतलब भाईचारा, कौन सा भाईचारा है? मजबूरी में रहते हैं। नहीं, और बहुत मुफलिसी में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। अनुपम जी, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप कह सकते हैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, तो मैं आपको पीछे नहीं लगने वाला हूं आपके। ठीक है। और 5 में से 3 जवाब अगर आप सही देते हैं तो ये एक गिफ्ट है एबीपी न्यूज़ की तरफ से। चलिए शुरू करें। आप पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना? नहीं। चलिए, आपने एक जवाब दे दिया। दूसरा सवाल हमारा थोड़ा पर्सनल हमेशा होता है, तो आपके काम से जुड़ा हुआ सवाल है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? सारांश के हेडमास्टर बीवी प्रधान या मैंने गांधी को नहीं मारा के प्रोफेसर उत्तम चौधरी? एज एन एक्टर मेरे लिए उत्तम चौधरी बहुत डिफ़िकल्ट था करना, और सारांश मेरी पहली फिल्म थी तो मैंने पूरी ज़िंदगी का जोर उसमें डाला दिया था। बट उत्तम चौधरी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वाज मच मोर डिफ़िकल्ट देन सारांश। इसमें आपका फेवरेट कौन सा है? अब 2 बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा पसंद है। सारांश। सारांश। दूसरा जवाब भी दे। ऐसा कोई डायलॉग है, हर किसी का होता है कि कोई डायलॉग है जो आपसे बार बार बुलवाया जाता हो या जो लोग सुन के बड़े खुश होते हों, उन लोगों को याद रहता हो? जी जी, बहुत है। डैडी फिल्म का एक डायलॉग था बहुत अच्छा जी, कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। या सारांश का वो फेमस डायलॉग कि टीवी लेने नहीं आया हूँ मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियाँ लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है नहीं, या उसके लिए भी मुझे किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा? शुक्रिया। अगर मौका मिला तो आप क्या चाहेंगे कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड सांसद बने या एफटीआईआई के चेयरमैन बने? देखिए, मैं दोनों चीज़ें नहीं चाहता। एफटीआई का चेयरमैन इसलिए नहीं बिकॉज मैं अपना स्कूल चलाता हूँ, बट इफ़ आई कैन मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर लाइफ आई कैन डू विल बी वेरी हैप्पी। और राज्यसभा का सांसद बनने का मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो अगर इन दोनों में से अगर आपको मौका मिले तो एफटीआईआई के चेयरमैन, आप ये जवाब दे रहे हैं? नहीं, ज़रूर नहीं, दोनों ही नहीं। तो आप सवाल को पास कर रहे हैं? मैं पास कर रहा हूँ बिकॉज इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। चलिए, तो 3 में से 2 सवालों के जवाब अभी तक आपने दे रखे हैं। एक का जवाब और देना होगा वो पाने के लिए। जी, और ये पुरस्कार मिलेगा तो आप शायद वापस भी कर सकते हैं उसको। नहीं सर, मैंने बड़ी मेहनत की है इस पाने के लिए, मैं वापस नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि हमारे आज के सबसे बड़े सुपरस्टार हिंदी सिनेमा के कौन हैं, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? It's very difficult to answer that question. I've worked with Salman also. I think he's equally big star. मैं लोगों का मूल्यांकन नहीं करता हूँ, तो इसका जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए। तो ये भी पास? हाँ, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। चलिए, तो हाइपोथेटिकल, अच्छा चलिए, हाँ, ठीक है। आप 4 में से 2 सवालों के जवाब आपने दिए, एक सवाल बचा हुआ है। चैनल की तो टीआरपी से पता लग जाता है कौन सा चैनल अच्छा जा रहा है, अब कलाकार की टीआरपी कैसे पता लग सकती है? चलिए, पर आखिरी सवाल हमेशा बाउंसर सवाल होता है। चलिए, अब देखता हूँ, कोशिश करता हूँ।
मार्च निकालने का मतलब क्या था? राष्ट्रभक्ति या मोदी भक्ति? राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति डंके की चोट पर राष्ट्रभक्ति। चलिए, 5 में से 3 सवालों के जवाब आपने दिए। धन्यवाद। मैं आपको एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थे अनुपम खेर। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।